ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था गैल्वेनोमीटर का ऑपरेशन। और मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर को थोड़ा और डिटेल में हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन समझने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरत है उतने पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड डिस्कस कर लिए थे। और मेन मेन पॉइंट्स यही थे कि गैल्वेनोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर नीडल का डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है ये पिछली क्लास में तुम लोगों को बताया जा चुका है। तो आ, अगर अगर इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम करंट के प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं तो फिर इसको यूज करके, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम करंट मेजर भी कर सकते हैं आफ्टर कैलिब्रेशन। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर अपने आप में एमीटर होता है, लेकिन लिमिटेशन ये होती है कि गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव होता है और गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम बहुत ही कम रेंज ऑफ करंट वैल्यूज मेजर कर सकते हैं। किसी भी गैल्वेनोमीटर को स्पेसिफाई करने के लिए गैल्वेनोमीटर की दो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन होती है जो कि गैल्वेनोमीटर कैसा है आइडेंटिफाई करता है। पहली पहली चीज कहलाती है मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट। मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट, मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट का मतलब यही होगा, तुम्हें समझाया जा चुका है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर ऐसा सिलेंडर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। गैल्वेनोमीटर के अंदर ऐसा, अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया है तो अभी कुछ किसी का मिस नहीं हुआ है। अभी जो कल बताया था ना वही थोड़ा ब्रीफली याद करा रहा था कि गैल्वेनोमीटर के अंदर ये सिंपल सा करंट कैरिंग कॉइल होता है जिसको कि हम परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर रख देते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और हम ऐसा सेटअप तैयार करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड हम मैग्नेट्स की शेप को खुद से, ठीक है, मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस करते हैं और उसके बीच में ये करंट कैरिंग कॉइल होता है। और करंट जितना ज्यादा होता है, ठीक, करंट जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। करंट जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट की तरह ये करंट कैरिंग कॉइल बिहेव करता है और उतना ही ज्यादा टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, जितना ज्यादा डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, उतना ही ज्यादा टॉर्क आएगा, और टॉर्क जितना आएगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये सब कल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के प्रोपोर्शनल आता है। कैलिब्रेट करके हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन, मतलब गैल्वेनोमीटर कैसा है हम किस तरह से बताएंगे। तो गैल्वेनोमीटर को स्पेसिफाई करने का तरीका होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से इसका नीडल का ऐसे शैफ्ट होता है जिसके अराउंड ये एक्सिस कह लो, जिसके अराउंड ये नीडल रोटेट करेगी। तो मैकेनिकली हम रोटेशन रोटेशन कितना भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला, नीडल का कोई ना कोई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक, तो वो हम कैसा गैल्वेनोमीटर कैसा, उसकी उसकी स्केल कैसा डिजाइन करना चाहे उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तुम चाहो तो यहाँ तक डिफ्लेक्शन रखो, यहाँ तक डिफ्लेक्शन रखो, जहां तक तुम्हें सुइटेबल हो, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट होगा जहाँ पे इस नीडल की मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग पॉइंट होगा। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग पॉइंट है ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग एंगल है, ठीक है, उस टाइम में गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट पास कर रहा है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट कहलाता है। ठीक है, इससे ज्यादा नीडल आगे जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मान लो इस केस में ये वाली जो पोजीशन है ये मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट की है, तो हम इसको कैलिब्रेट करेंगे तो ये 0 एम्पेयर है। और यहाँ पे, ठीक है, इसको
साइड में लिख देता हूँ। और ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट है, लेट अस से फॉर द टाइम बीइंग इस गैल्वेनोमीटर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि 10 मिली एम्पेयर, ठीक है। मान लो कि 10 मिली एम्पेयर जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट पास करता है, नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग पोजीशन तक पहुंच जाता है। अब तुम्हें ये समझना है कि अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के अंदर 10 मिली एम्पेयर से कम करंट पास कराएंगे, मान लो 5 मिली एम्पेयर करंट पास कराते हैं, तो करंट हाफ होगा, मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क हाफ होगा, तो डिफ्लेक्शन भी हाफ होगा। तो जो नीडल है ना, वो कुछ यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। और तुम नीडल की जो रीडिंग है वो देख करके बता पाओगे कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा है। तो 0 से 10 एम्पेयर 10 मिली एम्पेयर के बीच में कोई भी करंट अगर इस गैल्वेनोमीटर से पास करता है, तो ये गैल्वेनोमीटर 0 से 10 के बीच में किसी भी करंट को मेजर कर सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम 10 मिली एम्पेयर से ज्यादा करंट पास कराएंगे गैल्वेनोमीटर से, उस केस में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आएगी? बताओ। ऑब्वियसली अगर तुम ज्यादा करंट पास कराओगे ना, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ज्यादा टॉर्क, तो ये और ज्यादा नीडल और डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका जो मैकेनिकल सपोर्ट है वही नीडल को और ज्यादा रोटेट करने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है। तो अगर 10 से ज्यादा 11 मिली एम्पेयर मान लो पास कराते हो, तो ये कोशिश करेगा और डिफ्लेक्ट होने की इसके ऊपर, लेकिन इसको मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे रोक देंगे। 20 मिली एम्पेयर पास कराते हो तो नीडल 10 पर ही शो करेगा। 30, 100 कितना भी करंट पास कराओ 10 से ज्यादा, गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पेयर रीडिंग ही शो करेगा, ठीक है। तो अगर करंट 0 से 10 मिली एम्पेयर के बीच में है, तब तो गैल्वेनोमीटर को यूज करके तुम करंट की वैल्यू मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर से बाहर चली गई, ज्यादा हो गई, अब ये गैल्वेनोमीटर यूजलेस है, ठीक है। अब करंट ज्यादा भी पास कर रहा होगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर दिखाएगा कि 10 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे करंट कितना होगा? तो ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम लोग डिसाइड, जो भी कंपनी या जो भी इसका मैन्युफैक्चरर होता है ना गैल्वेनोमीटर का, वो पहले से करंट की वैल्यू बढ़ा बढ़ा करके देख लेता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर की अपनी इनहेरेंट स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कॉइल कैसा है ना, कॉइल की अपनी इंटरनल, मतलब कॉइल की जो वायर्स हैं उसकी रेजिस्टेंस कैसी है, मैग्नेट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक बार जब जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो एक बार जब मैन्युफैक्चर कर रहा होता है गैल्वेनोमीटर को, उसी टाइम में देख लेता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट कितना है, और उसका लेबल गैल्वेनोमीटर पे चिपका देता है, ठीक है। वो उसकी स्पेसिफिकेशन कहलाती है। जैसे तुम कोई भी डिवाइस खरीदते हो ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हो, तो उसके पीछे उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है, इनपुट आउटपुट और अंदर और भी स्पेसिफिकेशन। तो उसी तरह गैल्वेनोमीटर कोई अगर खरीदने जाओगे तो उसमें लिखा रहेगा कि मैक्सिमम, इस गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट क्या कितना है, ठीक है। और इसके साथ साथ लिखा रहता है कि कॉइल रेजिस्टेंस कितनी है, या वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, कॉइल रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर के अंदर ये जो वायर जा रही है ना, जो कि ऐसे ऐसे बाइंड होकर के आई है, तो ये जो वायर है इसकी कुछ ना कुछ अपनी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इस वायर की, कॉइल की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो वो रेजिस्टेंस भी तुम्हें बताई जाएगी। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट को हम लोग आई मैक्स लिख देते हैं, ठीक है। और कॉइल रेजिस्टेंस को हम लोग आर जी लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें गैल्वेनोमीटर दिया गया है या कहीं से भी खरीद के लाओगे, तो तुम्हें आई मैक्स की वैल्यू और आर जी की वैल्यू पहले से नोन होगी, ठीक है। लेटेस्ट से हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट
10 मिली एम्पेयर है और हम इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके एमीटर बनाना चाहते हैं, या ऐसा बोल लो कि हम इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके 10 मिली एम्पेयर से बाहर की करंट वैल्यूज को भी मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके 10 मिली एम्पेयर के बाहर के करेंट्स को हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें तुम लोगों ने लास्ट टाइम में ये डाउट पूछा था कि ये जैसे नीडल है और नीडल ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है, और तुमने बोला था कि इसके अराउंड जो है ऐसे करके ऐसे करंट पास हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, हमारा नीडल है और इसके अंदर ऐसे ये कॉइल है, ठीक है, और ये ऐसे करके इधर से इसमें तुम लोग बोले थे कि स्प्रिंग ऐसे कैसे लगा, मैंने वहां पे मेंशन किया था, ये जो स्प्रिंग मैंने बनाया था ना, ये समझाने के लिए बताया था कि इसमें देख सकते हो कि जैसे जैसे रोटेशन बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्रिंग में कंप्रेशन एक्सटेंशन बढ़ेगा और स्प्रिंग की वजह से फोर्स बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा। तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो रोटेशन के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा एंगल हो उतना ज्यादा टॉर्क स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक्चुअल स्प्रिंग कुछ ऐसा नहीं होता, एक्चुअल स्प्रिंग इसके अराउंड इस तरह से शाफ्ट पे लगा रहता है। तो इस तरह का स्प्रिंग तुम लोग जैसे तुम लोग के पास वार्डरोब वगैरह कबर्ड वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर जो ये वो हिंज लगा होता है ना डोर, तुम लोगों ने पास देखा है कि नहीं, तो उसको तुम ऐसे ओपन करते हो डोर को ना, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे करके, और फिर उसको रिलीज करते हो तो ये अपने आप वापस जाता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जाता है, तो उसके जो हिंज पर है ना वहां पे स्प्रिंग्स लगे होते हैं, या दरवाजे होते हैं बहुत सारे, तो डोर स्टॉपर वगैरह जो होते हैं, तो उसके जो डोर होते हैं ना, डोर का जो हिंज होता है वहां पे भी, हाँ हाँ, स्प्रिंग होते हैं। तो उसमें मैकेनिज्म अलग अलग होती है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सिस पर ही वो स्प्रिंग फिट रहता है। ठीक है, और जितना ज्यादा तुम रोटेट करोगे स्प्रिंग उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हम एम मीटर को कैसे डिजाइन करेंगे। लेटेस्ट से क्या क्या चीजें गिवन है बता देता हूँ। हमें एक गैल्वेनोमीटर दिया गया है, गैल्वेनोमीटर की स्पेसिफिकेशन बता दी गई है, मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट आई मैक्स है, जिसको कि हम अपने एग्जाम्पल में 10 मिली एम्पेयर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, समझाने के लिए। उसी तरह से इस गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको वो आरजी गिवन है, और लेटेस्ट से आरजी की वैल्यू, कॉइल रेजिस्टेंस की वैल्यू लेटेस्ट से 100 ओम है। ये गैल्वेनोमीटर हमें दे दिया गया है। ठीक है, अब ये गैल्वेनोमीटर की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, इसको देख के तुम्हें पता चल गया है कि ये गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पेयर के अंदर का ही करंट मेजर कर सकता है। ठीक है, अब इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके हमें एम मीटर बनाना है। तो जब भी तुम्हें ये पूछा जाए कि एमीटर डिजाइन करो, तो तुम उससे पूछोगे कि कैसा एमीटर डिजाइन करूं। तो एमीटर जब भी बताया जाए तो एमीटर की स्पेसिफिकेशन बताई जाएगी, कैसा एमीटर तुम्हें बनाना है, क्योंकि एमीटर तो कैसा भी हो सकता है, उसकी अलग अलग रेंज के लिए एमीटर होता है। तो अगर तुमसे बोला जा रहा है कि एमीटर बनाओ, तो उस एमीटर की रेंज क्या है वो तुम्हें क्वेश्चन में बता दी जाए, और वो डिपेंड करती है कि तुम्हारा एप्लीकेशन क्या है। मान लो लैब में तुम यूज कर रहे हो तो सबसे ज्यादा 0 से 30 एम्पेयर की रेंज का एमीटर यूज होता है, कहीं पर इससे ज्यादा होता है, कहीं पर इससे कम होता है। तो लेटेस्ट से हमें एक एमीटर बनाने को कहा गया है, लेकिन एमीटर का मतलब उसकी रेंज बताई जाएगी ना। तो लेटेस्ट से हमें 0 से 10 एम्पेयर की रेंज का एमीटर बनाने को कहा गया। हम ऐसा एमीटर बनाना चाहते हैं जो कि 0 से 10 के बीच में हर सारी करंट वैल्यूज को मेजर कर सके। ठीक है, और तुम्हें एमीटर के लिए ना उसमें भी 0 से 10 रेंज नहीं बोला जाए, इतना अगर बोला जाए कि मुझे 10 एम्पेयर का एमीटर चाहिए, तो ये अंडरस्टूड है कि वो 0 से 10 एम्पेयर रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे तुम्हारे पास सर्किट है ना लैब में, तो उस सर्किट को देख करके तुम्हें अंदाजा होगा कि इस सर्किट में किसी भी ब्रांच में मैक्सिमम करंट 10 से ऊपर 10 तक जा ही नहीं सकता, 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा, इसके नीचे ही करंट रहना है।
तो तुम बोलोगे कि इस सर्किट के लिए ना मेरा काम 0 से 10 एम्पेयर वाले एमीटर से चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे कैसा एमीटर बनाना है? ऐसा एमीटर बनाना है जिसकी रेंज 0 से 10 एम्पेयर के बीच में है। ठीक है, तो 0 से 10 एम्पेयर की रेंज वाला एमीटर हमें डिजाइन करना है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर से वो याद मैं दिला देता हूँ कि तुम्हें समझाया था कि जो मेन सर्किट होगा ना, मान लो हमारे पास कोई इस तरह का सर्किट है, यहाँ पे मेन सर्किट है, और जिस सर्किट में भी हमें मान लो इस तरह से ये बड़ा सर्किट होगा। ठीक है, और जिस ब्रांच, मान लो ये ब्रांच, इस ब्रांच में हमें करंट मेजर करना है, तो तुम इसी ब्रांच में एमीटर को यूं इस तरह से सीरीज में लगाते हो। ठीक है, तो एमीटर के अक्रॉस जितना करंट पास करेगा, उसी करंट के अकॉर्डिंग इस एमीटर को डिफ्लेक्शन शो करना है, रीडिंग शो करना है। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, जिन दो पॉइंट्स के बीच में एमीटर को करंट कर रहा हूँ, ये जो मेन सर्किट है उसका पार्ट है। तो हम एमीटर डिजाइन करते टाइम पूरा सर्किट नहीं ड्रॉ करेंगे, हम सिर्फ इतना सा पार्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये ए और बी मान लो ये पॉइंट है, इसी के बीच में हम एमीटर कनेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो एमीटर हम डिजाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं, और एमीटर की जो रेंज है वो, एक मिनट, मैंने लगता है कि मैंने कुछ इसमें, ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट है ना, इसका नाम एक्चुअली आई मैक्स नहीं है, ये शायद आई जी है, सॉरी। ठीक है, मैं गलती से इसको आई मैक्स लिख दिया हूँ। गैल्वेनोमीटर की जो मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट है उसको हम आई जी से डिनोट कर रहे हैं, कि याद रखने के लिए जी सब्सक्रिप्ट गैल्वेनोमीटर के लिए। तो आई जी का मतलब है मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट फॉर गैल्वेनोमीटर, आर जी का मतलब है कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और आई मैक्स जो है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम मीटर के अंदर मैक्सिमम रेंज, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी है। ठीक है, तो अगर हमें 0 से 10 एम्पेयर का एमीटर बनाना है, तो ये जो 10 एम्पेयर है वो आई मैक्स कहलाएगा। तो एमीटर बनाने के लिए तुम्हें आई मैक्स की वैल्यू दे दी जाएगी, गैल्वेनोमीटर दे दिया जाएगा, और बोला जाएगा इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके 10 एम्पेयर का एमीटर डिजाइन करो। ठीक है, तो कैसे डिजाइन करेंगे? ठीक है, डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। हम सोचते हैं हमारा जो मेन सर्किट है ना, ये मेन सर्किट का ब्रांच मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये ए और बी वाला जो पॉइंट है ना, उसको पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा मेन सर्किट है। ठीक है, इसको यहाँ पर देख लो, ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को मैं ड्रॉ, इस वाले पार्ट को ड्रॉ करना, ये वाला जो पार्ट है। तो ये मेन सर्किट के ब्रांचेस है। ठीक है, यहाँ से मान लो ए पॉइंट है, यहाँ से बी पॉइंट है, और यहाँ से एक्चुअल करंट, मेन सर्किट का जो करंट है वो आई करंट मान लो आ रहा है। ठीक है, तो हमारा टारगेट है इस करंट को मेजर करना। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई एमीटर तो है नहीं, एमीटर तो हमें डिजाइन करना सीखना है। तो हम सोचते हैं कि पहले एक काम करते हैं कि हमारे पास जो अभी ऑलरेडी डिवाइस है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर को जैसे ही इस मेन ब्रांच में कनेक्ट करेंगे, तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेन सर्किट है ना, इसमें करंट की वैल्यू 0 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और मोस्ट लाइकली करंट की वैल्यू, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रेंज 0 से 10 मिली एम्पेयर की है। अच्छा, मैं गैल्वेनोमीटर और एमीटर की जो एक्चुअल रेंज है, वो जानबूझ करके वो कुछ ना कुछ वैल्यूज लेकर के समझा रहा हूँ ताकि समझना आसान हो। सिंबल के टर्म में समझाऊंगा थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इसीलिए मैंने गैल्वेनोमीटर ले लिया है ऐसा, जिसकी जिसकी की मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट 10 मिली एम्पेयर है, और इसको यूज करके हमें 10 एम्पेयर तक का करंट मेजर करना है। ठीक है, तो इस मेन सर्किट में तो कुछ भी करंट आ सकता है,
0 से 10 के बीच में, और मोस्ट लाइकली वो 10 मिली एम्पेयर से ज्यादा ही होगा। अब मैं कह रहा हूँ मेन सर्किट में जब करंट पास करेगा ना, तो हर बार मोस्ट लाइकली जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर जो रीडिंग है वो है वो 10 मिली एम्पेयर की है। अच्छा, रीडिंग को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब इस गैल्वेनोमीटर को तुम अपने मेन सर्किट में कनेक्ट करते हो, तो मोस्ट लाइकली हमेशा ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर ही रहेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट से मोस्ट लाइकली ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि अगर मुझे किसी तरह से, अब ये नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सोल है पूरे प्रिंसिपल का, कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को यूज करके एमीटर डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम सोचते हैं कि अगर हमें इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके 10 एम्पेयर तक का करंट मेजर करना है, तो हम चाहते हैं कि जिस टाइम में मेन ब्रांच से 10 एम्पेयर पास कर रहा हो, जिस टाइम में मेन ब्रांच से 10 एम्पेयर पास करे, उस टाइम में जाकर के गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, उससे पहले नहीं शो करे। ठीक है, अगर 10 एम्पेयर मेन ब्रांच से पास कर रहा है, उस टाइम में गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया है, तो 10 एम्पेयर से कम करंट में, 9 एम्पेयर में, 8 एम्पेयर में, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से कम डिफ्लेक्शन ही होगा, और 10 एम्पेयर के अंदर वाली सारी करंट की वैल्यूज को ये गैल्वेनोमीटर मेजर करने के लिए सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ऑब्वियस है। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि अगर मेन ब्रांच में 10 एम्पेयर पास कर रहा है, हाँ ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर के अंदर जैसे ही 10 मिली एम्पेयर आएगा, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है वो हमारा अभी टारगेट नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो मेन ब्रांच है ना, यहाँ से जब 10 एम्पेयर पास करे, उस टाइम में गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर आए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तब हम इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके 0 से 10 एम्पेयर के सारे करंट्स को मेजर कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 10 एम्पेयर में, हाँ हाँ वो मैं समझा रहा हूँ। पहले मेरा जो पहला स्टेटमेंट, ये कैसे होगा उसके बारे में सोचो, लेकिन मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैं कह रहा हूँ मेन ब्रांच से 10 एम्पेयर पास हो, और उस टाइम में गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर दे, तो हम इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके 10 एम्पेयर तक का करंट मेजर कर पाएंगे। अब क्वेश्चन है कि 10 एम्पेयर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब आएगा? तो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तब आता है जब गैल्वेनोमीटर से 10 मिली एम्पेयर पास करता है। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि जब मेन ब्रांच में 10 एम्पेयर पास करे, जब मेन ब्रांच में 10 एम्पेयर पास करे, तो उस टाइम में गैल्वेनोमीटर में सिर्फ 10 मिली एम्पेयर पास करे। तो क्वेश्चन, बाकी करंट कहाँ जाएगा? तो बाकी करंट के लिए हम सोचते हैं कि बाकी करंट को ना हमें बाईपास करना पड़ेगा। और बाईपास कैसे करेंगे? बाईपास करने का हमारे पास क्या ऑप्शन है? बाईपास करने के लिए हम पैरेलल में एक एक लो लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं शंट रेजिस्टेंस। अब ये इंजीनियस अप्रोच है। जैसे ही तुमने पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाया ना, तो बाकी सारा करंट 10 एम्पेयर माइनस 10 मिली एम्पेयर, तो ये कितना हो गया? ये जितना भी हो गया, इसको नंबर में लिखना, ये हो गया आई मैक्स, ठीक है, माइनस आई जी। ठीक है, ये आई जी करेंट इधर गया, ये आई मैक्स करेंट इधर गया, और मैं कह रहा हूँ जितना बाकी बचा करंट है ना, वो सारा शंट रेजिस्टर से पास हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो तो आ, तो
तो मेन सर्किट में जब 10 एम्पेयर पास करेगा उसी टाइम में गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। और सिर्फ पैरेलल में ये लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस तुम कनेक्ट करते हो और 10 एम्पेयर पे हमारा गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, और इस सेटअप को यूज करके हम 10 से कम 0 से 10 के बीच में सारे करंट को मेजर कर सकते हैं। तो मेरा क्लेम ये है कि जब मेन सर्किट में हम सिर्फ 10 एम्पेयर के लिए मेक श्योर कर रहे हैं कि 10 एम्पेयर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, और मैं तुम्हें भरोसा दिला रहा हूँ कि 10 एम्पेयर से कम वैल्यूज ऑफ करंट के लिए ये गैल्वेनोमीटर सही रीडिंग दे देगा, अगर 10 एम्पेयर पे सही रीडिंग देगा तो। अगर 10 एम्पेयर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है तो मैं अभी प्रूव करूंगा कि 5 एम्पेयर पे आधा डिफ्लेक्शन होगा और 2 एम्पेयर में 20% डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ठीक है। तो 10 एम्पेयर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होने के लिए हमें शंट रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हें पता चल गई, तो शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके ये पूरा जो सेटअप है इसको तुम ब्लैक बॉक्स में बंद कर दो और इसका नाम लिख दो एमीटर और उसके ऊपर लेबल लगा दो 0 से 10 एम्पेयर। इसको यूज करके तुम 0 से 10 एम्पेयर रीडिंग 0 से 10 एम्पेयर के बीच की करंट वैल्यूज को मेजर कर सकते हो। इसके साथ और एक काम करना है कि गैल्वेनोमीटर का जो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना तुम्हारे पास, इसमें जो ये स्केल है, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पहले यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर लिखा था, ये 0 लिखा था, अब इस लेवल को हटा दो यहाँ से, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है उसको यहाँ पर 10 एम्पेयर कर दो और इसको 0 एम्पेयर कर दो, और ये तुम्हारा एमीटर रेडी है। ठीक है, तो हम सिर्फ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए पता करते हैं कि शंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। ये जो गैल्वेनोमीटर और कुछ नहीं है, ये रेजिस्टर सर्किट है। यहाँ पे बस एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आरजी है। तो तुम्हें सोचना है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में सिर्फ आईजी करंट जाए, बाकी सारा करंट शंट रेजिस्टेंस से पास हो जाए। तो केसीएल केवीएल अप्लाई करेंगे ए और बी के बीच में, हम बोलेंगे आर एस की वैल्यू कितनी है, वो निकाल सकते हैं ना। या इस तरह से हम बोलेंगे कि जितना भी ड्रॉप ए से बी आने में गैल्वेनोमीटर वाले पाथ से होगा, उतना ही ड्रॉप शंट रेजिस्टेंस वाले पाथ से होगा। ठीक है, और यहाँ पे लो शंट रेजिस्टेंस इसलिए चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट पास हो और मैक्सिमम करंट शंट रेजिस्टेंस से पास हो, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट हम पास कराना चाहते हैं, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बहुत कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो इसकी शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी ना वो 100 से बहुत कम होगी, ताकि मैक्सिमम करंट इधर से बाईपास हो जाए। ठीक है, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी जरा पता लगा करके बताओ, सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पास करके आई जी टाइम्स आर जी, यहाँ से यहाँ आने में ड्रॉप क्या होगा, आई जी आर जी, और अगर हम शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप ट्रैवल करेंगे तो कितना ड्रॉप होगा, ये इक्वल होना चाहिए शंट के अक्रॉस ड्रॉप, और शंट के अक्रॉस ड्रॉप कितना है, आई मैक्स माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई आर एस। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता चलेगी, वो है आई जी आर जी अपॉन आई मैक्स माइनस आई जी, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, एमीटर डिजाइन करने का मतलब होता ही यही है कि तुम्हें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ हम पैरेलल में लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, लो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। लो शंट रेजिस्टेंस जैसे हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर की रेंज इंक्रीज हो जाएगी। अब वो रेंज कितनी इंक्रीज करनी है उस पर डिपेंड करेगा कि शंट रेजिस्टेंस हमें कितना कनेक्ट करना चाहिए। इसी एग्जांपल में निकालो, मान लो यही क्वेश्चन दिया जाता कि गैल्वेनोमीटर तुम्हारा 10 मिली एम्पेयर और गैल्वेनोमीटर तुम्हारा 10 मिली एम्पेयर और 100 ओम का है,
और एमीटर तुम्हें 10 एम्पेयर का बनाना है, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी? तो सारी वैल्यूज लिख लो। यहाँ लिखोगे 10 मिली एम्पेयर और शंट रेजिस्टेंस है 100, सॉरी आरजी की वैल्यू 100 ओम है। आर एस की वैल्यू मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक मिनट, इसकी वैल्यू यहाँ यहीं पे कैलकुलेट करते हैं, ये कितनी आ रही है जरा चेक करो। 10 मिली एम्पेयर का मतलब है 10 रेज़ में माइनस की आरजी की वैल्यू हो गई है, आरजी की वैल्यू है 100 और नीचे क्या है 10 माइनस 0.01, तो इसको हम रफली 10 ही लिख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, 10 10 कैंसिल होगा, तो तुम्हें रफली शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है वहाँ 0.1। मतलब कि कुछ भी नहीं करना है, जो गैल्वेनोमीटर दिया गया था उसके साथ तुम्हें 0.1 ओम का एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देना है और ये गैल्वेनोमीटर रेडी है 0 से 10 एम्पेयर की रेंज के करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारा दूसरा डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ये जो सर्किट है ना, ये ऊपर ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको थोड़ा मैं ऐसा करता हूँ, ये ऊपर हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और नीचे शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, यही है ना, ये है आर जी, ये है आर एस, ये आर एस हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो 10 एम्पेयर पास कर रहा है करंट, ठीक है, तो उसमें से 10 मिली एम्पेयर इधर जा रहा है और बाकी सारा करंट इधर से पास कर रहा है। मेरा क्लेम ये है कि अगर 10 एम्पेयर की जगह यहाँ पे 5 एम्पेयर पास होगा तो 100% गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में ना 5 मिली एम्पेयर करंट पास होगा। जिस फैक्टर से मेन ब्रांच में करंट रिड्यूस होगा उसी फैक्टर से गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में भी करंट रिड्यूस होगा, तो उसी फैक्टर से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी रिड्यूस होगा। तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है ना, वो मेन ब्रांच के करंट के प्रोपोर्शनल ही आएगी। तो हम कैलकुलेशन तो सारा मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट के लिए, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है शंट रेजिस्टेंस वो एप्लीकेबल होगा करंट की किसी भी वैल्यू के लिए विद इन द रेंज ऑफ एमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो मैं चलो एक और ऐसे समझा देता हूँ। ये मान लो 6 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मान लो हमारे इसमें 30 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, 2:1 है, तो करंट कैसे डिवाइड होगा, 1:2। तो करंट यहाँ पे कितना जाएगा बताओ, 1:2 में डिवाइड, ये 10 एम्पेयर जाएगा, ये 20 एम्पेयर जाएगा। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि 30 को हटाओ, यहाँ पे 60 एम्पेयर भेजेंगे। अगर हम मेन सर्किट में 60 एम्पेयर करंट करेंगे तो इन दोनों ब्रांचेस में भी जो करंट है ना वो डबल हो जाएंगे, इसमें 20 चला जाएगा और इसमें 40 चला जाएगा। तो यही कह रहा हूँ कि मेन ब्रांच में जिस फैक्टर से करंट रिड्यूस होगा उसी फैक्टर से गैल्वेनोमीटर में भी करंट रिड्यूस होगा, तो उसी फैक्टर से जो डिफ्लेक्शन है वो भी उसी फैक्टर से रिड्यूस होगा जिस फैक्टर से मेन ब्रांच में करंट हम चेंज कर रहे हैं। तो मेन ब्रांच की करंट के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन शो करेगा हमारा गैल्वेनोमीटर, और इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर 0 से 10 के बीच में सारे करंट को मेजर कर सकता है। अब पूछो इसमें क्या पूछना है, फिर से मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ क्या क्या किया। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था जिसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट की वैल्यू थी 10 मिली एम्पेयर, या मैं इस बार कोई दूसरी वैल्यूज लेकर के समझाता हूँ। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर दे दिया गया था, ये दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और सॉल्व करते करते समराइज भी कर रहा हूँ। ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर के लिए बता दिया गया है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट इस बार 1 मिली एम्पेयर और शंट रेजिस्टेंस, सॉरी कॉइल रेजिस्टेंस की वैल्यू, गैल्वेनोमीटर की कॉइल रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है। अब बोला जा रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर को हमें यूज करना है टू डिजाइन एन एमीटर ऑफ रेंज, ठीक है,
ऑफ रेंज 30 एम्पेयर। ठीक है, 30 एम्पेयर का हमें एमीटर बनाना है। कैसे बनाएंगे? इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये मेन ब्रांच है, तो यहाँ पे हम अपना गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जब लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा जो सेटअप है ये एमीटर तैयार हो जाएगा। लेकिन शंट रेजिस्टेंस हमें कितना लगाना पड़ेगा ये बताना पड़ेगा ना। तो 30 एम्पेयर का एमीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, उसके लिए बोलेंगे जब मेन ब्रांच से 30 पास हो उस टाइम में गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे। अगर इतना हम मेक श्योर कर लेते हैं तो बाकी सारी रीडिंग के लिए गैल्वेनोमीटर प्रॉपर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो 30 एम्पेयर के लिए मैक्सिमम आना चाहिए, उससे पहले नहीं आना चाहिए, उसके बाद नहीं आना चाहिए। 30 एम्पेयर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तब आएगा जब 30 एम्पेयर मेन ब्रांच से पास कर रहा हो, तो गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पेयर पास कर रहा हो, बाकी सारा करें शंट रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? तो हम या तो इस लूप में घूम करके केवीएल लिख देंगे, या तो केवीएल लिखने की बजाय हम ऐसा बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर में उतना ही ड्रॉप होगा जितना कि शंट रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा। ठीक है, दोनों में सेम इक्वेशन आएगी, और एक्चुअली हम केवीएल ही अप्लाई कर रहे हैं जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस और शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम ड्रॉप होगा। तो हम लिखेंगे आई जी और आई जी आर जी इक्वल्स आई जी माइनस सॉरी आई मैक्स माइनस आई जी टाइम्स आर एस। तो इससे आर एस की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी होगी। आई जी आर जी की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर है इस बार, 1 मिली एम्पेयर, और आर जी की वैल्यू 10 है, और नीचे क्या है आई मैक्स 30 माइनस 10⁻³ तो 30 के कंपैरिजन में 10⁻³ को इग्नोर किया जा सकता है। और ये वैल्यूज लगभग कितनी आ रही है, इसको सॉल्व किया तुमने, कितनी आ रही है? 3 × 10⁻⁴ ठीक, कुछ ऐसी आ रही है ना। चेक कर लो, वैल्यूज चेक करो, मुझे पता नहीं, जो कि बहुत ही लो वैल्यू है। अब बताओ इसमें कुछ पूछना है? ओके, ठीक है, चलो अभी आज असल में मुझे बहुत इम्पोर्टेंट एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, वहीं जाना है किसी को लेके, तो अब ये आज मैं इतना ही कर पाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट क्लास मतलब कि कल मॉर्निंग की जो क्लास है उसमें सब अवेलेबल हो ना? कल की मॉर्निंग की क्लास उसमें अवेलेबल हो? ठीक है, तो कल का जो टाइम है उसमें तुम लोग मत कहना कि घर जाना ये करना, ये हर बार वही होता है। 10 to 12 सही है? ठीक है, तो कल हम ये 10 to 12 में ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला होपफुली कंप्लीट कर देंगे। और तुम लोग का नेक्स्ट टेस्ट कब है वो कैपेसिटर वाला, क्योंकि इसके बाद कैपेसिटर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है गुड। ठीक है, तो हम संडे से ही कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, संडे की शाम से। अच्छा, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मैं अब निकल रहा, इसमें अभी पूछ लोगे अगर कोई डाउट है तो। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये मतलब जैसे लिखा रहता है बुक्स में और इधर उधर सोर्सेस से देखते हो तो वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। एक बार रिवाइज कर लेना और कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेना तो तुम्हें आसान लगेगा फिर। कोई डाउट नहीं है, क्लास ओवर किया जाए?
ठीक है, थैंक यू।